नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज 26 मई है और मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि पिछली सरकार में ठहराव था। हमने 3 साल में ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिन्होंने लोगों का जीवन बदल दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपनी सरकार की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। कहा मोदी सरकार ने परिवारवाद का नासूर खत्म कर दिया और नया नारा भी सुनाया, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार के 3 साल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार के 3 सालों में सिर्फ प्रचार हुआ और युवाओं और किसानों की जिंदगी बदहाल हो गई। इस बीच पूरे विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट दिखने की कोशिश की, जिसके कई सियासी मायने निकल रहे हैं। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या मोदी के 3 साल में देश के सबसे अच्छे दिन आ गए और क्या मोदी के सामने टिक पाएगी विरोधियों की, विपक्षियों की एकता? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं और विपक्षी पार्टी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं। एक वक्त था ठहराव ही ठहराव नजर आता था, पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार है या नहीं है, तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, सब कुछ एक ठहराव सा महसूस होता था। आज प्रतिपल ठहराव, एक निरंतर अविरत प्रवाह, हर दिन नए कार्यक्रम, हर दिन नई योजना, हर दिन नया प्रयास, हर दिन नई कोशिश देश अनुभव कर रहा है। ये खुशियां मना रहा है। क्या नौजवान खुशियां मना रहे हैं? क्या किसान खुशियां मना रहे हैं? क्या मजदूर, क्या व्यापारी खुशियां मना रहे हैं? ये खुशियां और ये जश्न सीमित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तक। भाषण और आश्वासन का शासन। किसी भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में देखें, ये स्लोगन प्रमुख है और ये जुमले की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति से जो ये 3 साल गुजरे हैं, इसका पर्दाफाश बड़ी जल्दी होने वाला है। इस देश की राजनीति से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़कर फेंकने का काम ये 3 सालों में हुआ है। 70 साल की आजादी में कुछ बातें जो अचीव नहीं कर पाए, वो इन 3 सालों में अचीव कर पाए हैं और इसीलिए हमने इन 3 साल के हमारे लोक संपर्क के अभियान का नारा बनाया है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है, नया नारा गढ़ दिया है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने। चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उम्र में युवा, तजुर्बे में बहुत ही वरिष्ठ शाहनवाज हुसैन, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, संघ विचारक राकेश सिन्हा और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शाहनवाज हुसैन, 3 साल पूरे हो गए आज, कितने नंबर देंगे इन 3 साल के कामकाज को? देखिए, 3 साल में देश की जनता नंबर देती है, हम अपनी जबान से नंबर नहीं देते। सेल्फ एनालिसिस भी होता है। उम्मीद से दुगुना काम किया है। अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए। आजकल कॉर्पोरेट जगत में सब अपने आप को ही इवैल्यूएट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल अपना कीजिए ना, नंबर दीजिए अपने आप को। देखिए, हम कॉर्पोरेट वाली पार्टी तो कांग्रेस है, हम तो गरीबों की पार्टी है, दलितों की, अनुसूचित जाति की, आदिवासियों की, जिनके घर में धुआं था, जिनकी आंखों में धुआं था, उसको गैस सिलेंडर पहुंचाने वाली। 3 साल में एक बदलाव तो ये आ गया। को 3 साल में एक बदलाव तो ये आ गया। मुद्रा जी। तो और दूसरी बात, 2014 तक जिस पार्टी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड की पार्टी माना जाता था, आज गरीबों की पार्टी हो गई। एक बदलाव आपने गिना दिया।
नंबर बता दीजिए। एकदम बीजेपी गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, अनुसूचित जाति की पार्टी है, अनुसूचित जनजाति की पार्टी है, सबका साथ सबके विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसने वाली पार्टी है। 3 साल में जितना काम हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास के ये 3 सुनहरे पन्ने हैं। 3 बड़े काम के आने वाली पीढ़ी भी इसको याद करेगी। वो ठीक है, यही तो बात बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कह रही है ना कि लीपापोती पार्टी है, लगातार प्रचार मोड में रहती है, जुमले गढ़ती रहती है। 3 साल में 3 बड़े काम बता दीजिए। इकोनॉमी 7, देखिए इकोनॉमी जीडीपी 7% से ऊपर है। अच्छा, इस देश के अंदर करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन लिया है। कहाँ से आया ये आंकड़ा? ये 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया शाहनवाज भाई? आज तक तो आंकड़ा नहीं बताया आरबीआई ने। काला धन कितना आया, कैश कितना आया, यही नहीं पता लग पा रहा। आप 5 लाख करोड़ के काले धन की बात कह रहे हैं, ये आंकड़ा कहां से आया? एकदम 5 लाख करोड़ से ज्यादा आया है। कहां से बताइए तो। एक एक आंकड़ा दे। ये तो आप बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मुझे। बताइए तो वो 5 लाख करोड़ काला धन कहां से आया, किसके पास आया? दे रहे हैं 5 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन आया है, भारत के खजाने में आया है। भारत के खजाने में जिन्होंने जमा किया है, देश के अंदर टैक्स 91 लाख लोग बढ़े हैं, टैक्स पेयर बढ़े हैं। 5 लाख करोड़ काला धन कहां से आया बता तो दीजिए। ये तो आज की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं आप। ये तो हमारी हेडलाइन है आने वाले कुछ घंटों की। सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। हाँ। अभी तक अगर आपको ये खबर नहीं मालूम है तो मुझे दुख है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं अज्ञानी हूँ। के बाद मैं अज्ञानी हूँ। जिस तरह जी एकदम इसको ब्रेकिंग चलाइए, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से। हाँ। 5 लाख करोड़ से ज्यादा भारत की इकोनॉमी में वो काला धन जो था वो समझा तो दीजिए, समझा तो दीजिए, नहीं तो फिर लगेगा एक जुमला गढ़ दिया गया। समझा तो रहे नहीं, ये कैसे 5 लाख करोड़ कैसे आए? वालों को हमारी बात जुमला लगे। संदीप जी, आपको नहीं लगना चाहिए। ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जिन लोगों ने पैसा जमा किया, जिन लोगों ने स्कीम के अंदर पैसा जमा किया, जिन्होंने अपने काले धन को टैक्स देकर भारत के खजाने में जमा किया, 5 लाख करोड़ आ गए का अनुमान है कि 5 लाख करोड़ रुपया जी इस इकोनॉमी में 5 लाख करोड़ का फ्लो है। मुझे अभी पूरा शक है। मैं अपनी 20 साल की पत्रकारिता का तजुर्बा ताक पर दांव पर लगाने को तैयार हूं आपके इस दावे पर। मैं 30 साल की राजनीति का तजुर्बा आपके साथ दांव पे लगाने को तैयार हूं। ठीक है, ये आपके और मेरे बीच की एक दावों की सच्चाई को लेकर इसकी हम परख करेंगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। तीसरी चीज बता दीजिए जो बड़ी की पिछले 3 साल। जरूर कीजिए, मैं तो आपके साथ। जी क्या कह रहे हैं? तीसरी चीज और गिनवा दीजिए जी। अच्छे दिन कैसे आ गए? नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरे क्या अच्छे दिन आ गए। आज अमित शाह जी की प्रेस तो सुनी है आपने। संदीप जी, मुझे मालूम है पूरी प्रेस आपने बैठकर सुनी है। हाँ। और ये सवाल भी पूछा गया था कि अच्छे दिन कैसे आ गए। हाँ। अच्छे दिन उसके आए जो गरीब थी, जिसकी आंखों में धुआं लगता था जब उसको उज्ज्वला स्कीम मिली, तो उसके अच्छे दिन आए। वो नौजवान जो 50,000 रुपया भी लोन नहीं ले सकता था, जब उसको लोन मिला तो उसके अच्छे दिन आ गए। जिन नौजवानों को रोजगार मिला, जिन्होंने लोन लिया, कितने रोजगार मिले दिया, उनके अच्छे दिन आ गए। कितने रोजगार मिले देश के अंदर? हर साल कितने? आप 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने वाले थे। देश में हर साल कितने रोजगार मुहैया हो रहे हैं? ये देखिए पहले हमने 7 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुद्रा स्कीम के अंदर स्टार्टअप। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। वो सब रोजगारी शुरू करने वाले लोग हैं। रोजगार कितने मिले? रोजगार क्या होता है? नौकरी रोजगार करना, या फैक्ट्री 2 करोड़ हर साल या रोजगार मुहैया कराने की आपने बात कही थी या नहीं कही थी? उससे देखिए इस देश में मैं ये कह रहा हूँ है गलत आंकड़ा जो कांग्रेस पार्टी के लोग दे रहे हैं, वो आंकड़ा मैं कांग्रेस की बात ही नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आपसे कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। स्केल बदल दिया है। हमने स्केल बदला हर चीज। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का दावा है,
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का दावा है शाहनवाज हुसैन कि आप जो भरोसा दे रहे थे 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराए जाएंगे हर साल 5 लाख, महज 5 लाख रोजगार मुहैया हो रहे हैं। कहां 2 करोड़, कहां 5 लाख? एकदम गलत है। आप हमने पैमाना बदला है। आप नौकरी को रोजगार से जोड़ते हैं। हमने नौजवानों को मुद्रा स्कीम के अंदर लोन देकर उनको रोजगार देने वाला बनाया है। लेने वाले की जगह देने वाला। अगर उसके पास वो 5 लाख का लोन मिला है, अगर एक गरीब बेटी को हमने 5 लाख का लोन दिया ब्यूटी पार्लर खोलने को, तो उसने उसके अंदर 4 लोगों को रोजगार दिया। सरकार का लेबर ब्यूरो है। शाहनवाज हुसैन, आखिरी आंकड़ा दे रहा हूं, फिर मैं कांग्रेस पर जाऊंगा। आप ही की सरकार का लेबर ब्यूरो है। जी। उसने लास्ट तिमाही जनवरी 2017 वाले क्वार्टर का आंकड़ा दिया और आंकड़ा कहता है, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर ब्यूरो आपके सरकारी महकमा है। मैंने एक मिनट सुन लीजिए ना, आपको क्योंकि आंकड़ा पता है। अब रुकिए ना, आप बोलने दीजिए, अब बोलने तो दीजिए। सरकार का लेबर ब्यूरो है। सरकार का लेबर ब्यूरो कहता है पिछली तिमाही में 1,22,000 नौकरियां बढ़ी, महज 1,22,000। 8 सेक्टरों का जिक्र करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 83,000, ट्रेड में 8,000, ट्रांसपोर्ट में 1,000, आईटी और बीपीओ में 12,000, हेल्थ में 2,000, शिक्षा में 18,000। मैं 1,22,000। मैंने और बात 2 करोड़ की। नौकरियां और रोजगार पे डिबेट कर लीजिए। नौकरी क्या होती है, रोजगार क्या होता है? अच्छा, हमने आपसे कहा कि हमने मुद्रा स्कीम के तहत भारत के नौजवानों को सबल बनाने के लिए उनको लोन उपलब्ध करा के अपना रोजगार शुरू करने का माध्यम दिया। ठीक है। कहाँ सरकारी स्थान पर या कहाँ कितनी नौकरी लगी वो आंकड़ा दे रहे हैं। कम से कम देश को सही दिशा में सोचने दीजिए। ठीक है, देश को सही दिशा। और यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, पलट कर सिक्के का दूसरा पहलू। एक मिनट रुकिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू मीम अफजल से पूछ लूं। और अभी कुछ देर पहले हमने प्रधानमंत्री की लाइव रैली भी दिखाई गुवाहाटी से। मीम अफजल, इस बात में क्या शक है, क्या दो राय हो सकती हैं कि सबसे बड़ी नाकामी आपकी यूपीए सरकार की, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की थी पॉलिसी पैरालिसिस। सरकार मूर्छित पड़ी रहती थी, जिसके लिए ठहराव आज शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि वहां ठहराव था। यहां नित नई एक कोशिश, एक सोच, एक निरंतरता है सरकार में। यह सरकार असरकार इन एक्शन दिखाई देती है। इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं मीम अफजल? चलिए संदीप जी, वहीं गुवाहाटी से शुरू करते हैं। गुवाहाटी के अंदर जिस पुल का आज उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, उसको शुरू किसने किया था? ये सोच थी, ये हमारा काम है, या हम लोग बैठे हुए सो रहे थे? निरंतरता भी है। इसको 3 साल में पिछले कंप्लीट किया गया। हाँ। जी, इसको कंप्लीट किया है। हाँ। और आज प्रधानमंत्री अपने किसी शुरू किए हुए प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके अगर उसका उद्घाटन करते, तो मैं समझता कि उन्होंने कोई कामयाबी का झंडा गाड़ा है। उन्होंने हमारी कामयाबी के झंडे पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश आपने कितने कामयाबी के झंडे गाड़े? आज मुझे ये बात सुनकर, जो काम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया था, उस बिना पर आपने 2008 तक झंडे नहीं गाड़े थे। मनमोहन सिंह कितने बड़े अर्थशास्त्री के रूप में, सिंह इज किंग, मीडिया भी बड़ी उस टाइम गाने चलाता था, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। काम और वो सड़क और वो जमीन तैयार की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये तो निरंतरता का तकाजा है ना? जी बिल्कुल तकाजा है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो अपने किसी काम को जिसको उन्होंने शुरू किया था उसको खत्म करके, मुझे ये बताइए, ये सरकार इन एक्शन दिखती है या नहीं दिखती है? मैं बता रहा हूं आपको एक्शन। अभी आपने रोजगार के सिलसिले में जो सवाल पूछे, शाहनवाज साहब शायद 5,000 करोड़ को जो अभी काले धन की बात की थी, 5 लाख करोड़ बोल गए और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। हालांकि ऐसे आंकड़े कहीं नहीं है। अभी तक आरबीआई ने नोटबंदी के बाद इतना काला धन पकड़ा गया है, इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और शाहनवाज साहब भी जानते हैं। लेकिन मुंह से चुके उन्होंने बोल दिया, तो उसको वो डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं कि उनकी मालूमात है, और उसे ब्रेकिंग न्यूज भी कह रहे हैं। तो आप ब्रेकिंग न्यूज है चलाइए, उनकी पार्टी जो है वो तय करेगी और देश तय करेगा कि 5 लाख करोड़ काला धन अगर आया है, तो वाकई में प्रधानमंत्री जी के
इस नोटबंदी के फैसले की तारीफ करने में मजबूर हो जाऊंगा। दूसरी बात ये, आपने अभी जो 5 लाख नौकरियों की बात की है, वो संदीप जी शायद मेरा जहां तक अनुमान है वो 1 साल का नहीं है, वो पिछले 3 साल का है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं छोटा सा, जो 2012 में और 13 के अंदर था 7,40,000 नौकरियां दी गई थी। 2014-15 के अंदर ये बढ़कर के 2000 घट करके 2,70,000 रह गई, और बाद में 2010 और 11 2 साल के आधार शुमार को इकट्ठा तो मुझे ये बताइए मीम अफजल साहब, हुई है 5 लाख से कम हो रही है। मीम अफजल साहब मुझे ये बताइए, ये वही पार्टी है जिसने कहा था, ये बताइए कि आप 2014 में घटकर 44 क्यों हो गए? आज 2012 का आप आंकड़ा बता रहे हैं, 2012 में उत्तर प्रदेश में 28 थे, 2017 में उत्तर प्रदेश में जहां पर आपने मीडिया का प्रभार भी संभाला 7 पर क्यों आ गए? लोग आपको नकार क्यों रहे हैं? आज भी नकार रहे हैं। अपने गिरबान में झांकिए ना, बीजेपी की क्या नाकामी गिना रहे हैं? अपनी नाकामियों का तो एक ब्यौरा दीजिए। संदीप जी, हमारी नाकामियों का ब्यौरा तो आप रोजाना बताते ही रहते हैं। हाँ। आज मोदी जी का 3 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जा रहा है, तो बात उन पर होगी या कांग्रेसी कारकर्दगी पर होगी? मेरा सवाल का अभी मूल सवाल का जवाब चाहिए ना। ये सरकार एक्शन में दिखने वाली सरकार लग रही है या नहीं? लगातार नई नई स्कीम्स अनाउंस हो रही है या नहीं? बिल्कुल क्या इन्होंने, आपने आरोप लगाया सूट की सरकार है, आज ये सरकार गरीबों की सरकार बन गई है। सबसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं गरीब तबका, आजकल मोदी मोदी जप रहा है। क्यों जप रहा है? देखिए, जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है, ये प्रोपेगेंडा की सरकार है और लोग प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो रहे हैं। बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये जो आज सेलिब्रेशन हो रहे हैं, इस पर 2,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने जा रही है। ये 2,000 करोड़ रुपया किस पर खर्च हुआ है? सिर्फ एक आदमी की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो आप क्यों नहीं कर पाए? देश पूरा देख रहा है। आपका तो ये नहीं पता अभी नेता कौन है? हमें जरूरत नहीं है, हम सबसे जरूरत नहीं है। हमने सरकार के पैसे का इस तरह नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। एक मिनट शाहनवाज भाई, प्रोपेगेंडा की सरकार है। राकेश सिन्हा को आने दीजिए डिबेट में। अभी केसी त्यागी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार है ये, प्रोपेगेंडा की सरकार है। देखिए, एक बात में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, 5 लच्छेदार भाषा, नहीं मैं उस पर आऊंगा, अट्रैक्टिव जुमले, नए नए नारे, एक तथ्यात्मक साथ है, विश्वास है। एक तथ्यात्मक बात मैं बता दूं, 5 लाख करोड़ जो शाहनवाज जी ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा। जिस धन पर, जो धन आरबीआई के रेंज से बाहर था, वो 5 लाख करोड़ कहां से आ रहे हैं? आप देख लीजिए। देखिए, मुझे अच्छी तरह से पता है। कल समाचार पत्रों में भी छपा है। ये मैं कोई मैं इजहार नहीं कर रहा हूँ, मैं अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, गूगल कर लीजिए। कल अखबारों में भी छपा है। देखिए, अब उसका इंटरप्रिटेशन जो कर लीजिए। 5 लाख करोड़ वह पैसा बैंक को आया जो उसको एडवांटेज प्लस स्थिति में ले आ रहा है। अच्छा। जिस पैसे का कोई क्लेमेंट नहीं हो रहा था, कई तरह से वो पैसे जमा हुए। एक मैं, चलिए उससे अलग मैं आता हूँ। जो प्रोपेगेंडा की सरकार कर रहे हैं, मैं कांग्रेस को बता दूं, $2 ट्रिलियन पहली बार भारत के मार्केट में $2 ट्रिलियन वह पैसा आया जो भारत की आर्थिक संप्रभुता को अंडरमाइन नहीं कर रहा है। उसमें उन देशों के पैसे हैं जहां से भारत कल्चरल सॉफ्ट पावर के रूप में संबंध स्थापित करके पैसे ला रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। संदीप जी, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी शुरू करता है, चाहे जितनी भी तनख्वाह हो, 6 महीने में उसके घर की स्थिति नहीं बदलती है, उसे भी 2 साल लग जाते हैं। ये तो 3 साल हो गए। ये सुन लीजिए, ये सरकार ने जो फाउंडेशन डाला है उसके मैं तीन अर्थ बताता हूँ। पहली बात, जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस देश की जनता ने एक फेथ शब्द होता है, विश्वास मोदी जी पर जाहिर कर दिया है सरकार पर। विश्वास शब्द बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो जो कहते हैं जनता विश्वास करती है। कल नहीं करेगी, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन आज तक जनता विश्वास करती है। तो विश्वास के साथ साथ सामाजिक समरसता का जो भारत का मिजाज था, उसमें दखल, उसमें खलल नहीं पड़ गई है? दूसरी बात, हाँ, उस पर मैं आता हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो सोशल डिवाइड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं, सबका साथ सबका विकास एक नारा तो गढ़ा जाता है। जब होम्योपैथ की दवा लेते हैं ना, होम्योपैथ की दवा लेते हैं ना, तो बीमारी थोड़ी बढ़ती है। ये सोशल डिवाइड के ये नायक हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ त्यागी जी हैं, सभी लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आधार पर इस देश की राजनीति की है। आज वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, 2014 में खत्म हुआ। मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से सामाजिक स्तर पर खत्म हुआ,
हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह दलित उत्तेजित हैं, आक्रोशित हैं, अरे मुसलमान घबराए हुए हैं, हाशिए पर पड़े हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार की बात हो, दक्षिण की बात हो, पूर्व की बात हो, पत्रकार हैं, मैं आंकड़े दूं कितने गौ रक्षा के नाम पर मैं गुंडे, अरे कौन गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, पहलू खान को चार घटनाएं इस देश की 125 करोड़ देश इतने बड़े क्षेत्रफल को निर्धारित नहीं कर सकता है। ये भोपू बन के दुष्प्रचार करने से देश दुष्प्रचार है। हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं कहा करूं घटनाएं घटी हैं, लेकिन सोशल डिवाइड नहीं बढ़ रहा है। 80% चैनल तो आपके सोशल डिवाइड नहीं बढ़ा है। सोशल डिवाइड आपके पार्टी के मणिशंकर अय्यर, अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं, राहुल जी से कहिए मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं? यशवंत सिन्हा क्या कर रहे थे? यशवंत सिन्हा गलत किया। यशवंत सिन्हा की निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ। क्या आपने आपने चलाया, आपने देखा, आपने देखा गिलानी क्या बोला? गिलानी बोला कि भारत की आर्मी ने कश्मीर में कब्जा करना ठहाका लगा रहे। मुझे ये लेकर गए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी साहब। मणिशंकर को निकाले, मणिशंकर को पार्टी से निकाले। राहुल गांधी का एक करामात है, मणिशंकर करने वाले हैं राहुल गांधी। आपसे भी और शाहनवाज भाई आपसे भी ये सवाल, ये बहुत ही अहम सवाल है। हुर्रियत हुर्रियत हुर्रियत, वो देशद्रोही हैं, वो अलगाववादी हैं, वो हैं या नहीं? सरकार क्या कर रही है? केंद्र में सरकार आपकी, सूबे में सरकार आपकी, आप गठबंधन में हैं। अगर ये देशद्रोही ताकतें हैं, ये हुर्रियत, ये अलगाववादी हैं, ये नफरत फैलाते हैं, ये द्वेष फैलाते हैं, ये ISI के पिट्ठू हैं, ये पाकिस्तान से पैसे लेकर हिंसा फैलाते हैं, तो जेल में डालिए ना शाहनवाज भाई। सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? पोस्चरिंग से कब तक काम चलेगा? देखिए राकेश जी ने एक सही आईना दिखाया है। 125 करोड़ के देश में 4 घटना हो जाती है, ऐसा मुझे ये बताइए, हुर्रियत के नेताओं को आप जेल में क्यों नहीं डालते? जब आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं, तो देशद्रोही पूरा कर रहा हूँ, वहाँ सुरक्षा बलों के घेरे में उनकी प्रोटेक्शन में कैसे घूम रहे हैं? उस पर प्रोपेगेंडा होता है हमारे खिलाफ, अवार्ड वापसी शुरू हो जाती है, दुष्प्रचार शुरू हो जाती है, इंटॉलरेंस की बात शुरू हो जाती है। और वो कश्मीर जो हमें विरासत में मिला, हम उस गड्ढे को दूर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर समस्या आई ऐसी, और उस समस्या से देश ने निपटा है। हम आपकी सरकार हुर्रियत के नेताओं को जेल में क्यों नहीं डालती जब आप उन्हें उससे निपट रहे हैं? जोड़ दो, बिल्कुल जोड़िए। देखिए निपट रहे हैं। पहली बार जब एक पत्थरबाज को बांध दे, मैं पहली बार एक पत्थरबाज को जीप पे बांध कर कई लोगों की जान बचती है, तो कई लोगों को दर्द होता है। जांच में वो सारी बातें ट्रायल के बाद फांसी दिया था। ये डेमोक्रेटिक रूल है, उनको जेल में डाला जाएगा। NIA उसकी तैयारी कर चुकी है। अब समय की बात है। ये जो हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं ना राहुल गांधी के प्रतिनिधि वहां जाकर NGO के नाम पर, उन्हें पता चलेगा देश की जनता। ये सवाल का जवाब मीम अफजल आपको ही देना होगा। सीट भी नहीं मिलेगा कश्मीर में के साथ। जो कांग्रेस हंस रही है ना कि जब वो कहता है कश्मीर में क्या अंतर है JNU के लोगों में और मणिशंकर अय्यर में? आप अंतर स्पष्ट कीजिए। JNU में भी यही कहा 10 टुकड़े होंगे, कश्मीर को आजाद करो, और मणिशंकर अय्यर ठहाका लगा रहे हैं। अरे बात करने के मीम अफजल, एक मिनट रुकिए, मैं सवाल जोड़ दूं। मीम अफजल, मणिशंकर अय्यर अगर श्रीनगर में ये कहते हैं पत्रकारों से मुखातिब होते वक्त कि भारत कश्मीर पर तब तक कब्जा नहीं कर पाएगा, कब्जा शब्द भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, या भारत कब्जा कर रहा है कश्मीर पर? ये मणिशंकर अय्यर, यही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर एक निजी टीवी स्टूडियो की डिस्कशन में वो कहते हैं कि हमें मोदी से निजात दिला दो। कि कर क्या रहे हैं वो आपकी पार्टी में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने कश्मीर के ताल्लुक से ये बात कही है तो मकबूजा कश्मीर के बारे में कहा होगा। जाहिर है अगर उसका मकसद ये है कि आप इस कश्मीर की बात कर रहे हैं, से बात करने वाले साहब, ये आज पहली बार मैं देख रहा हूँ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप निंदा कीजिए, निंदा करने के बचाव कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके बीच में ना आपके कहने से मैं किसी की निंदा करने वाला नहीं हूँ। मत कीजिए। आप भी जाइए और हंसिए, ठहाका लगाइए। आप बहुत सारे बुनियादी सवाल पूछे हैं, आज आपको 3 साल हुए हैं। अरे मेरे 3 साल नहीं, मैं तो कश्मीर पर से बोलने आया हूँ। मुझे सरकार से लेना देना नहीं है। आप लोग कश्मीर के प्रश्न पर जो कांग्रेस ने रवैया अपनाया है, कांग्रेस पाकिस्तान
पार्टी की तरह व्यवहार कर रही है, व्यवहार कर रही है आपकी राकेश शर्मा। सरकार आपकी जम्मू कश्मीर में, सरकार आपकी केंद्र जाएगी। हुर्रियत के नेता जेल के अंदर जाएंगे, हुर्रियत के नेता जेल के, एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, एनआईए हवाला मनी लॉन्ड्रिंग। हुर्रियत के लोग पाकिस्तान के पैसे पे पलते हैं, उसको कांग्रेस ने पाल पोस के भरा के और आपके शर्मा जी, मैं इन सबकी निंदा करता हूँ। जो लोग भी देश की आम सहमति को तोड़ते हुए हुर्रियत से बात कर रहे हैं, भारत माता के साथ, भारत माता के साथ वही कर रहे हैं जो एक समय में राय बहादुर राय साहब। सरकार क्या कर रही है? ये ताल ठोकने से काम नहीं चलेगा राकेश ना। अरे मैंने कहा कसाब को भी फांसी इस देश में ट्रायल के आधार पर दी गई। ये सोवियत यूनियन नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। किसी को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दीजिए, अगर मनीष अय्यर पर कार्रवाई होगी तो आधार पर प्रोसेस दे रहे हैं। अरे राहुल गांधी आए, हर दूसरे दिन राहुल गांधी आरएसएस को ललकारते हैं, अरे राहुल जी हुर्रियत को भी ललकार दीजिए। सोनिया जी स्वस्थ होकर आ गई है, क्या हुर्रियत में बोल तो दें। हम हमेशा राष्ट्रपति का चुनाव, आदमी कश्मीर को भारत से बाहर कर दो, राष्ट्रपति के चुनाव उसको सबको ललकार। अरे आप क्यों सरकार बनाने का मौका मिल रहा है? तो पीडीपी के 125 करोड़ जनता ने आज देखा है कांग्रेस क्या है, कहते क्या थे? ये वही कांग्रेस है, ये वह कांग्रेस नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। ये वह कांग्रेस नहीं है, ये वह कांग्रेस नहीं है जो इंदिरा गांधी के समय में थी। ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है, जो सोनिया गांधी की कांग्रेस आज बड़ी वैधानिकता आज तक किसी ने नहीं दिया। एक राष्ट्रीय पार्टी। अरे मीम अफजल साहब कश्मीर में आप बात करते हैं आज की देश पर, कांग्रेस ने इस देश की में हम असल एक मिनट तू में असल मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं बिल्कुल एक बड़ा छोटा सवाल शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई मेरा बिल्कुल छोटा सा सीधा सवाल, कश्मीर हाथ से निकलता जा रहा है क्या? आप अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं, जो कश्मीर आपके 3 बड़े मुद्दों में से हमेशा एक मुद्दा रहा है, आज कश्मीर हाथ से निकलता जा रहा है क्या? तीसरी वर्षगांठ पर तीखा सवाल आपसे। कश्मीर हाथ में है और रहेगा। कश्मीर को हाथ से अलग करने वालों की सोच और पीढ़ी लड़ने वाली मानसिकता, पत्थरबाजों की मानसिकता, ये मान ले कि वो दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकता, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी एक दिन हमारा हिस्सा होगा। इस तरह के बबूले उठते रहते हैं और इस तरह की कोशिश होती रहती है। कश्मीर में कांग्रेस को कम से कम कश्मीर की पॉलिसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिस तरह का बयान देते हैं और कांग्रेस उससे समझौता करती है, तो राकेश जी का जो कहना है कि उस पर तो बोलिए, वो नहीं बोलते। हम ये कहते हैं कि कश्मीर पर एकजुट रहिए, इकट्ठे रहिए। तो वो तो जिम्मेदारी आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वही सवाल, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। सरकार राज्य में भी हमारी सरकार, कश्मीर के एक इंच पर हमारी सरकार, ये तो ताल ठोकने वाली बात हो गई। सरकार है और रहेगी, कश्मीर हमारा है और रहेगा। केसी त्यागी आपकी ओबी में लगातार दिक्कत आ रही है। केसी त्यागी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अलग करना चाहते हैं केसी त्यागी आप सुन सकते हैं? आप फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। केसी त्यागी फिर से नहीं मुझे सुन पा रहे हैं। मीम अफजल सवाल आपसे, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं सबसे जरूरी 3 साल में, अगर मैं लोकतंत्र में, जमहूरियत में विपक्ष की भूमिका का सवाल ना उठाऊं, भूमिका पर सवाल ना उठाऊं, दोनों तरह से मैं ये बात पूछ रहा हूं, तो ये मुकम्मल चर्चा नहीं होगी। आज की तारीख में विपक्ष बिखरा हुआ है क्या? मोदी को आपने फ्री रन दे दिया है क्या? क्या एक कीना फैक्टर ऑपरेट कर रहा है आज की तारीख में भारतीय राजनीति में? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, लोगों को कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है। यह हकीकत है क्या? देखिए संदीप जी, आपकी बात सही है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सर्वे आजकल दिखाए जा रहे हैं जिसमें 90% लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोदी सरकार को। आज भी कुछ सर्वे दिखाए गए कुछ टीवी चैनल्स पर, ये सब प्री प्लान्ड है। 31% वोट मिला था। हाँ। और विपक्ष यकीनन बटा हुआ है। अगर बटा हुआ ना होता तो आज मोदी जी कभी यहां पर पावर में नहीं आ सकते थे। और आगे आने वक्त के अंदर विपक्ष इकट्ठा होगा
और मोदी जी को जवाब देगा, और आप देखेंगे कि मोदी जी की सरकार आपको नजर नहीं आएगी। बात पूछिए कि 50% से वोट कब कब ज्यादा मिला है? 14 लोकसभा चुनाव में आप रहे हैं, जीत कर आए हैं। आप मुझे बता दीजिए। 31% से ज्यादा मिला है ना? 31% से ज्यादा मिला है ना भाई? सवाल तो सुन लीजिए, 50% से अधिक कब कब आपको वोट मिला जाए देश के? बता दीजिए। हमने आपको आप बता दीजिए, मैं कहूंगा मोदी जी को सत्ता से हट जाना चाहिए। बताइए तो कब 50% से अधिक मिला? नेहरू युग को छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूं आपको 31% वोट मिला नहीं मिला? को छोड़ दीजिए, 90% की सपोर्ट कहां से मिल गई आपकी? यही तो मैं कहता हूं, प्रोपेगेंडा सरकार है आपकी। 28% पर कांग्रेस की सरकार बनी है, 32 से 34% पर कांग्रेस सरकार बनी है। आप आंकड़े देख लीजिए। आप इसी तरह से डेमोक्रेसी को अवमूल्यन मत कीजिए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी की बात हो रही है। मैं नहीं कहता हूं बीजेपी की सरकार स्थायी है, मैं कहता हूं डेमोक्रेसी की बात आने लगी है। लेकिन आप प्रकार का अवमूल्यन की भाषा नहीं उपयोग करना आपको डेमोक्रेसी से लेना। कल आप 32% पर जीत कर आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि आपको सरकार से हट जाना चाहिए? आपकी नीति को हम नहीं मानेंगे, चूंकि 38% 48 मैं कह रहा हूँ आप राज्य सरकारों को नहीं कहेंगे। आप राज्य सरकारों को देखिए, तमाम देश की राज्य सरकारों में जो सरकारें बनी है उससे 50% से नीचे में सरकारें बनी है, तो सभी जगह लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहिए। मेरा सवाल आपकी 31% सरकार में बनाने पर नहीं है। किस पर है सवाल? मेरा 1 मिनट पर है। मेरा नहीं, मतलब सवाल ये है, 3 साल में विपक्ष ने कोई सबक सीखा है? नहीं सीखा है। आप मान रहे हैं कि एकता नहीं बन पाई, विपक्ष की एकाएक बड़ी नाकामी है। तो इस विपक्ष की एकता की धुरी कौन बनेगा? चेहरा कौन होगा? मुझे ये तो बता दीजिए। ये जो गुपचुप मीटिंगें होती रहती हैं, कभी नीतीश आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी ममता आती हैं, कभी गच्चा दे जाएंगी, ये खेल कब तक चलेगा? इसके बारे में देश जवाब चाहता है ना। खेल कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है संदीप जी। आप भी जानते हैं देश को ऐसा कई बार करना पड़ा है। हमने भी एक जमाने में, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में 77 भी देखा है, 89 विपक्ष की अगुवाई सोनिया गांधी करेंगी कि राहुल गांधी करेंगे? ऐसे विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे, सोनिया गांधी करेंगी? देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। यही क्यों इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बड़ी जल्दी से चला जाता है। सवाल को पूछकर देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं ताकि मैं आपको कोई पॉजिटिव जवाब दूं, मैं तो नहीं दूंगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी से क्या निकला है अभी तक? एक के बाद एक आप राज्य हारते जा रहे हैं। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये हार की कौन सी स्ट्रैटेजी है अमीन साहब? देखिए, ये राहुल रणनीति है। अब हार की तो बहुत सारी वजूहत आपने देखा कि टीवी चैनल्स पर डिस्कशन में हुई, और बहुत सारे लेख लिखे गए कि क्या क्या हुआ है पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं खुद भी मौजूद था। मुझे भी हैरत थी कि हम इतनी बुरी तरह से क्यों हारे। लेकिन अब उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका तो कोई जिक्र नहीं है। क्या जिक्र नहीं है? बताइए। आप फिक्र ना करें, ये प्रोपेगेंडा की सरकार जो है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अभी ईवीएम जमीन पर आपने क्या काम किया है? पहले तो आपने ईवीएम पे सवाल उठाया, प्रोपेगेंडा नेता उठाते थे वो सवाल। अरे 71 में इंदिरा गांधी जीत कर आई थी, तो नहीं, वो तो 3 जून को खुला चैलेंज दे रखा है। तो आप हैक करके दिखा दीजिए। नहीं, ये तो चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दे दिया है। बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आप लंबे समय से पत्रकारिता में। 71 में इंदिरा गांधी ने महागठबंधन को हटाया, तो कहा कि बैलेट पेपर में ऐसा केमिकल था कि वो चेंज हो गया। जब विपक्ष हारती है, हताशा में से आरोप लगता, मैं तो कहता तब क्या विपक्ष हताश में था? ये गरीबी हटाओ का नारा था, बांग्लादेश बना था, इंदिरा गांधी की जीत सुनिश्चित थी। विपक्ष हार गया महागठबंधन, तो कहा कि बैलेट पेपर में ही केमिकल लग गया, इससे चेंज हो गया। पर यहाँ पर शाहनवाज हुसैन, क्या अब आप ये मानते, देखिए नारे बहुत गढ़ दिए, जुमले बहुत गढ़ दिए, आप इन बातों को नकारते रहेंगे, प्रोपेगेंडा भी बहुत हो गया। अब दरअसल 2.5 साल से ऊपर आपका मिड टर्म अप्रेजल भी हो चुका है, मिड टर्म से ज्यादा का वक्त हो गया। अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है सरकार के लिए। कुछ बातों को जमीनी हकीकत में भी तब्दील करना होगा। सपने बहुत देख लिए, अच्छे दिन का इंतजार बहुत कर लिया। क्या मैं कुछ ज्यादा तीखा हो रहा हूं ये पूछते हुए? जी, अब जवाब ले लीजिए 1 मिनट का। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे काम जनता को काम दिखते हैं, हमारे विरोधियों को वो नारे दिखते हैं। सोच का
अंतर है नजरिया का अंतर। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपका विरोधी नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। मुझे ये बताइए 2014 में बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली थी, वो बुलेट ट्रेन कहाँ गई? स्वच्छता अभियान चलाया था आपने, झाड़ू लेकर तमाम प्रधानमंत्री से लेकर बड़े मंत्री देश के तमाम शहरों में दिखाई दिए थे, क्या कूड़ा करकट हट गया? मैं तो बड़े बहुत ही बेसिक से सवाल पूछ रहा हूँ। महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई, पेट्रोल के दाम गिरते चले गए, जवाब दे दो संदीप जी, इंटरनेशनल मार्केट में, और महंगाई बढ़ती चली गई। मैं आपसे जवाब दे दूं, $40 बिलियन आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 साल में जो काम किए, अगर उसकी कोई आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों को नाराज कर रहे हैं। ये सरकार गरीबों का आंसू पोंछने वाली सरकार है। ये समाज उत्पादन से खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करने वाली सरकार है। ये कारपोरेट की चिंता करने वाली नहीं सरकार है। मत दिखाइए, कोई आंकड़े फर्जी नहीं है। ये देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस वालों की नौकरी खत्म हुई है, ये तो मालूम है मुझे। देश के नौजवानों को रोजगार दिया है। आप नौकर बनाते थे, हम मालिक बनाते हैं, हम लोन देकर उनका काम खड़ा करते हैं, हम उनको नौकरी देने वाला बनाते हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा स्कीम में लोन देने का काम किया है। 6 लाख हमने गरीबों का काम किया है। इस देश के अंदर 13,000 गांव में बिजली पहुंचाई है। हमने इस देश के अंदर हाईवे 24 किलोमीटर रोज बनाते हैं। हमने रेल के क्षेत्र में कामयाबी पाई है। देखिए शाहनवाज भाई, एक मिनट शाहनवाज भाई नहीं पाई। अगर मैं आपने हाईवे की बात की, हाईवे की बात लगूंगा तो आप 30 किलोमीटर बना रहे हैं। शाहनवाज भाई जानता हूँ, शाहनवाज भाई रुकिए, स्पीड ब्रेकर आ गया। रुकिए, हाईवे की बात आई, स्पीड ब्रेकर आ गया। आपने कहा 23 किलोमीटर बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 2016-17 का ये आंकड़ा है मेरे पास। लेकिन ये बताइए आपने टारगेट क्या रखा था? मैं देशवासियों को बता दूं, टारगेट था 41 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनेगी। आप 23 किलोमीटर बनाकर इस पर तालियां ना बटोरिए। ये तारीफ की बात नहीं है, काम हो रहा है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। तक पहुंचे हैं। हाँ, पर आपका लक्ष्य 41 किलोमीटर था, अभी आप 50% रफ्तार पर दौड़ रहे हैं। मानेंगे इस बात को? अरे जिस तरह के, सुनिए मैं आपको बता दूं, हमारा लक्ष्य और भी आगे है, और भी आगे जाएगा। ये जो पीछे गड्ढा मिला है ना इकोनॉमी में, ये जो पॉलिसी पैरालिसिस मिली है, हमने इस देश के अंदर उन सब पैरालिसिस को खत्म किया है। देश आगे बढ़ रहा है, देश की जनता काम देख रही है। हमने इस देश की, ये क्या बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं मनमोहन सिंह जी, क्या कहा था डिमोनेटाइजेशन के बाद इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, जीडीपी गिर जाएगी। आज 7.6 पर पहुंच गई है। पर आपको पता है, काम हो रहा है। आपको पता है शाहनवाज भाई, डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, गरीबों की बात करते हैं कि गरीबों के हक के लिए विमुद्रीकरण हुआ। एक मिनट सुन लीजिए, विमुद्रीकरण 1 मिनट मीम अफजल साहब, विमुद्रीकरण गरीबों के लिए था, उनके हक में लिया गया फैसला। एक नहीं 50 आंकड़े और सर्वेज में कोट कर सकता हूं। उन 2 महीनों में, उन 50 दिनों में, 1 मिनट शाहनवाज भाई, उन 50 दिनों में 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के बीच 1.5 से 2 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी नौकरी, अपनी दिहाड़ी गंवा दी। ये भी हकीकत है डिमोनेटाइजेशन की। मैं इसका जवाब देता हूं। जी, ये पता नहीं कहां से आप, कहां से सर? एक नहीं 50 सर्वे। संदीप जी, आपका सर्वे ठीक है, आपका सर्वे ठीक है, इसीलिए इसको कहे आर्थिक सत्याग्रह। लोगों को कष्ट था, लोग लाइन में खड़े थे, 2000 रुपया नहीं मिलता था, लेकिन लोग दिहाड़ी मजदूरों की नौकरी गई ना। सबका डिमोनेटाइजेशन का समर्थन इसलिए था कि लंबे समय भारत की जनता की बौद्धिकता को दिहाड़ी मजदूर किसान होने से मत मूल्यन कीजिए। भारत की जनता उन लोगों से समझदार है। स्वतंत्रता का आंदोलन राय बहादुर राय साहब नहीं लड़ रहे थे, मजदूर किसान के बेटे लड़ रहे थे। सबको राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला दी। नहीं, एक बड़ी अचीवमेंट राष्ट्रवाद की मुक्ति घुट्टी पिला दी। राष्ट्रवाद के नाम पर नौकरी भूल जाओ। एक बात इतना कहना चाहता हूँ, विकास भूल जाओ। एक बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार को भी बहुत कुछ करना है, खास करके गरीब, मजदूर, किसान और बेरोजगारों के लिए। ये चुनौती सरकार के सामने है।
सरकार मैं आपको प्रवोक करने के लिए सवाल पूछ रहा था, प्रवोक नहीं हुआ। प्रवोक में राष्ट्रवाद की मुगली घुट्टी भी पिला दी कि और सब कुछ हरा हरा दिखने लगा राष्ट्रवाद के देश नाम में। पर राष्ट्रवाद को जिस ढंग से दबाया गया, ये ज्वार की तरह उभर रहा है राष्ट्रवाद। जो इस ज्वार में हाथ डालेगा, चाहे मणिशंकर अय्यर हो कि राहुल गांधी हो, जल जाएंगे। सीताराम येचुरी ने क्या कहा, पैलेस्टाइन में जो जिस तरह की, तो ये हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर हिंदू चल राष्ट्र पड़ा। है भारत, हिंदू राष्ट्र है भारत हिंदू राष्ट्र है और क्या नहीं है, सेकुलर राष्ट्र नहीं है। अरे हिंदू मतलब सेकुलर रहता है, हिंदू हटा दीजिए, सेकुलर हो जाएगा क्या? जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक, अरे आप मुझे जवाब दीजिए, जिस दिन हिंदू हो जाएगा क्या ये देश सेकुलर रह जाएगा क्या? आप दुनिया का एक देश बता दीजिए, अमेरिका क्या सेकुलर है क्या? वहां का हम सेकुलर हैं, हमें अमेरिका का ठेका नहीं, हमें अमेरिका का ठेका नहीं। हम सेकुलर इसलिए शाहनवाज हुसैन इस बात की तस्दीक करेंगे क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्या? समाप्त हो जाएगी। शाहनवाज हुसैन पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, सऊदी अरबिया क्या है, ईरान क्या है, इराक क्या है, हम पाकिस्तान नहीं है, हम अमेरिका नहीं है, हमें उनसे लेना देना नहीं। हिंदू कहाँ हम जाएगा? हिंदुस्तान है, हिंदू- हम भारत है। हिंदू- क्या हम हिंदू राष्ट्र है? शाहनवाज हुसैन 10 सेकंड में जवाब। शाहनवाज हुसैन क्या हम हिंदू राष्ट्र है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्या हम हिंदू राष्ट्र हैं? बोलिए शाहनवाज भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या हम हिंदू राष्ट्र नहीं आ हैं? रही, फिर से पूछें। क्या हम हिंदू राष्ट्र हैं? देखिए मणिशंकर जी हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ये कैसा है? हिंदुस्तान है तो इसको कौन सा राष्ट्र कहेंगे आप? अच्छा, हिंदी आप इसको मैंने पढ़ा है वी हिंदुस्तान द में रहने पीपल ऑफ वाले- इंडिया हैविंग solemnly हिंदुस्तान में resolved to रहने वाले- constitute नहीं, India नहीं, सुनिए ना। into a secular democratic sovereign republic। जवाब तो देने दीजिए। हिंदू राष्ट्र उसमें हिंदू क्या है? राष्ट्र की कहीं हमारी संविधान की मैं कह रहा प्रस्तावना हूं, में हिंदू मुझे शब्द मेरा नहीं जवाब- है। भारत में संविधान मेरे से- चोरी चोरी चिपके चिपके आप अपने मेरे सामने आधार आप पर- मत कीजिए। आप अपने आधार पर- सवाल पूछ के फिर से आप दूसरा सवाल पे चले गए। एक बार जवाब तो देने दीजिए मुझे। डेमोक्रेटिक सॉवरेन भारत 10,000 साल पुराना हिंदू राष्ट्र सेकुलर रिपब्लिक रहेगा। हिंदू कहाँ है इसमें? अरे हिंदू राष्ट्र एडजेक्टिव है, हमको संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन दीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, जिस दिन हिंदू यहाँ 49% भी हो गया, उस दिन ये डिबेट हम नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल और राकेश सिन्हा। केसी त्यागी से आज हमारी बात नहीं हो पाई, चर्चा और मुकम्मल होती। हमने 3 साल का आज लेखा जोखा लिया। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।